नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की देसी S-400 सिस्टम की तरफ से है, जिसे प्रोजेक्ट कूसा के नाम से जाना जाता है। अभी DRDO की तरफ से अपने प्रोजेक्ट कूसा के अंदर डेवलप किए जा रहे M3 इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया। पहले इसकी रेंज को 350 किलोमीटर तक होने की बात बताई जा रही थी, लेकिन अभी ऑफिशियली बात कंफर्म किया जा रहा है कि M3 मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि रशिया के S-400 सिस्टम के 40 N6E मिसाइल के बिल्कुल बराबर होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब एक ऐसे इंडिजिनस मिसाइल को डेवलप करने जा रहा है जो एवेक्स रिफ्यूल एयरक्राफ्ट और लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे हाई वैल्यू टारगेट को दुश्मन के डीप एयर स्पेस में जाके भी एंगेज कर सकता है। प्रोजेक्ट कूसा को बेसिकली एक लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल सिस्टम के तौर पर डेवलप करने का प्लान किया गया, जो 2028 से 29 तक ऑपरेशन होने वाला है। इस सिस्टम में 3 अलग अलग लेयर की इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद होने वाले, जिसमें M1 इंटरसेप्टर मिसाइल पहला मिसाइल होने वाला है और ये 150 किलोमीटर की रेंज के अंदर दुश्मन की एयरक्राफ्ट से लेकर लो ऑब्जर्वेबल टारगेट और यहाँ तक कि क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम होने वाला है। M2 मिसाइल इसका एक फर्दर लॉन्ग रेंज वेरिएंट होने वाला है, जिसका इफेक्टिव रेंज 250 किलोमीटर तक होने वाला है। और M3 मिसाइल जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसका रेंज 400 किलोमीटर तक होने की बात की गई है और इसे खास करके दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके अलावा कूसा सिस्टम को DRDO के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार के साथ भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसका डिटेक्शन रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाला है, जो कि इसे कंप्लीट डिटेक्ट टू किल इकोसिस्टम बनाने वाला है, जो कि भारत की S-400 सिस्टम के रडार के मुकाबले भी लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा रेंज और कवरेज को प्रोवाइड करने वाला है। अभी इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए L&T और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को इन्वॉल्व करने का प्लान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सिस्टम पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम होने वाला और इसमें 100% तक इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि अब भारत को आगे चल के कोई भी इंपोर्टेड एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर आगे चल के हमें रशियन S-400 सिस्टम की S-500 सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट DRDO की एक नई एडवांस सर्विलेंस सिस्टम की तरफ से, और इस सिस्टम का नाम ऑप्टोनिक शील्ड रखा गया। ये सिस्टम एक नेटवर्क एनेबल्ड मल्टी स्पेक्ट्रल स्टेबलाइज्ड ट्रैकिंग सिस्टम होने वाला है, जो ग्राउंड और एयरबोर्न थ्रेट के खिलाफ रियल टाइम सर्विलेंस और रिस्पांस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अभी जो डिटेल सामने आई है उसके हिसाब से ऑप्टोनिक शील्ड का मेन फोकस बैटलफील्ड में सिचुएशनल अवेयरनेस को बूस्ट करना और डिसीजन मेकिंग में मदद करने का होने वाला है। इस सिस्टम में एक मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट दिया जा रहा है, जिसमें स्टेबलाइजेशन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी होने वाली। मतलब ये कि ये फास्ट मूविंग ड्रोन्स, UAVs और ग्राउंड टारगेट को भी एक्यूरेटली डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में 4 मेजर पॉजिटिव पॉइंट होने वाले। पहला, इसमें एक लेजर वार्निंग सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि इनकमिंग लेजर गाइडेड थ्रेट को पहले ही डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा, इसमें मौजूद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के पास वाइड रेंज व्यू मौजूद होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट हेमिस्फेरिकल कवरेज को प्रोवाइड कर सकता है। तीसरा, इसमें सैटेलाइट लिंक भी मौजूद होने वाला है, जिस वजह से बाकी यूनिट के साथ रियल टाइम में कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाने वाला है। और अंत में इसमें एक डायरेक्शनल ट्रैकिंग रडार के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद होने वाला है। खास बात यह कि ऑप्टोनिक शील्ड में एक सेंट्रल कमांड यूनिट, पैनोरामिक डिस्प्ले, टारगेट ट्रैकिंग मॉड्यूल, IMINT यानी कि इमेजरी इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और बैटलफील्ड कमांड एंड मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद होने वाला है, जिससे कमांड सेंटर को बैटलफील्ड का पूरा 360 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलने वाला है। अब इस सिस्टम में एक और पावरफुल फीचर भी इंक्लूड किया जा रहा है, जिसका नाम हाई पावर लेजर डैजलर होने वाला है, जिसे दुश्मन की ड्रोन से ह्यूमन टारगेट को विजुअली ब्लाइंड या डिसओरिएंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको मोस्टली नॉन लीथल केस में इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट DRDO के एक और कटिंग एज मिसाइल सिस्टम की तरफ से, जिसका नाम लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और इसको शॉर्ट में LRLSM भी कहा जाता है। DRDO अपने देसी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम का अगला बड़ा कदम लेने की तैयारी कर रहा है, जिसमें LRLSM मिसाइल का दूसरा टेस्ट करने की प्लानिंग की गई है। ये मिसाइल पहली बार 12 नवंबर 2024 को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से फायर किया गया था और ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा था। अभी तक जो डिटेल सामने आई है उसके हिसाब से LRLSM एक 1500 किलोमीटर रेंज वाली सबसोनिक क्रूज
मिसाइल होने वाली है जो कि स्टेल्थीली प्रिसिशन स्ट्राइक को एग्जीक्यूट कर सकता है और ये बहुत कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉर को कैरी कर सकता है, जिस वजह से इसे डीआरडीओ का गेम चेंजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसे ऑफिशियली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से मिशन मोड के अंदर अप्रूव किया गया था। ये मिसाइल बेंगलुरु के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है और इसके डिजाइन में डीआरडीओ के कई लैबोरेटरी और प्राइवेट पार्टनर जैसे कि भारत डायनामिक लिमिटेड और बीएलबी शामिल है। टेक्निकली देखा जाए तो LRLAC मिसाइल निर्भय मिसाइल की एक अपडेटेड वेरिएंट है, लेकिन इसमें कई नए फीचर ऐड किए जा रहे हैं। इस मिसाइल की खास स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस मिसाइल में वे पॉइंट नेविगेशन, लो अल्टीट्यूड टेरेन हगिंग फ्लाइट और कॉम्प्लेक्स मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी दिया जा रहा है, जो कि रियल वर्ल्ड स्ट्राइक मिशन के लिए काफी क्रूशियल माने जाते हैं। पिछली बार इस मिसाइल को मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लॉन्च किया गया था और डीआरडीओ ने बात कंफर्म किया था कि फ्यूचर में इस मिसाइल को इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से फायर किया जा सकता है, यानी कि मिसाइल सिस्टम लैंड और नेवल प्लेटफॉर्म दोनों से फायर करने में सक्षम होने वाला है, जो भारत की जॉइंट ऑपरेशन अप्रोच को सपोर्ट भी करने वाला है। स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन की बात करें तो LRLAC मिसाइल को यूनाइटेड स्टेट की टॉमहॉक और रशिया की कैलिबर मिसाइल के लेवल पर देखा जा सकता है। पहले ही इस मिसाइल के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 10,000 करोड़ की और इंडियन आर्मी की तरफ से 4,000 करोड़ की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया जा चुका है, जिससे ये क्लियर हो चुका है कि आगे चल के LRLAC मिसाइल को लार्ज नंबर में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा चुका है। अगला अपडेट पाकिस्तान और चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है और इसका डायरेक्ट लिंक ब्रह्मोस मिसाइल के साथ होने वाला है। रिसेंट रिपोर्ट जो कि चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं, उसमें एक क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइनीज ओरिजिन HQ-9B और HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के परफॉर्मेंस को लेके ऑफिशियली अपनी नाराजगी जताया था कि ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं हुए थे। अब पाकिस्तान के सवाल का भी चाइना की तरफ से एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया गया। अब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि असल में HQ-9 या HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रह्मोस जैसे हाई स्पीड एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया, यानी कि चाइना का कहना है कि HQ-9 या HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम असल में ब्रह्मोस को डिटेक्ट करने में फेल नहीं हुए, असल में उसके लिए बने ही नहीं है, जिस वजह से बात कंफर्म हो चुका है कि ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट ना कर पाने का मतलब ये नहीं था कि HQ-9 या फिर HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान इन सिस्टम से वो कराना चाहता था जो ये कभी नहीं कर सकते। तो गलती पाकिस्तान की है कि वो इन सिस्टम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए और बदले में चाइनीज सिस्टम को खराब बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल इस जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है और उनका एक कहना है कि इसे बेचने से पहले उन्हें गलत तरीके से इन सिस्टम की कैपेबिलिटी के बारे में दिखाया गया था, जो कि अभी वो नहीं कर पा रहे। यानी कि ऐसा लगता है कि खरीदने से पहले पाकिस्तान ने सीधा नेक्स्ट और फिनिश पर ही क्लिक कर दिया था, लेकिन बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज था उसे ठीक से नहीं पड़ा था। टेक्निकली अगर देखा जाए तो HQ-9B सिस्टम जो है ये यूएस के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का अल्टरनेट बताया जाता है और इसका रेंज 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के आसपास है और HQ-16 का रेंज करीब 40 किलोमीटर तक होता है और ये लो अल्टीट्यूड थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम से सबसोनिक टारगेट के खिलाफ इफेक्टिव होने वाले हैं और इनको असल में सुपरसोनिक टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप नहीं किया गया। और जैसे कि ब्रह्मोस अपनी टर्मिनल फेज में मार्क 3 से ऊपर की स्पीड में फ्लाई कर रहा होता है और मैन्यूवर भी करता रहता है, तो इस वजह से HQ-16 या HQ-9 जैसे सिस्टम इसे कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ के एक फ्यूचरिस्टिक और गेम चेंजिंग वेपन सिस्टम की तरफ से, जो कि एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है। ये एक 10 किलोवाट क्लास की डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है, जो कि एक ट्रेलर माउंटेड हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है और ये सिस्टम अभी अपनी डेवलपमेंट के फाइनल ट्रायल स्टेज में पहुंच चुका है। अभी डीआरडीओ की तरफ से सिस्टम की मैक्सिमम परफॉर्मेंस पैरामीटर को भी रियल वर्ल्ड कंडीशन में वैलिडेट और टेस्ट किया जा चुका है। अभी इस डायरेक्ट एज वेपन सिस्टम का प्राइमरी काम यह है कि एरियल थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स, यूएवीज और लो फ्लाइंग मिसाइल को बिना किसी ट्रेडिशनल मिसाइल या एक्सप्लोसिव के इस्तेमाल किए लेजर एनर्जी के जरिए न्यूट्रलाइज करने वाला है। ट्रेलर माउंटेड होने की वजह से इन सिस्टम में टैक्टिकल मोबिलिटी काफी हद तक अच्छी होने वाली है। मतलब ये कि इन सिस्टम को फॉरवर्ड लोकेशन में जल्द ही डिप्लॉय किया जा सकता है। अभी 2024 और अर्ली 2025 में ही डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इन सिस्टम के कई फील्ड ट्रायल को कंडक्ट किया था, जिस दौरान इन सिस्टम की कुछ मेजर पैरामीटर को टेस्ट किया गया था, जिसमें इन सिस्टम की टारगेट एक्विजिशन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी, एनर्जी प्रिसिशन, थर्मल कूलिंग सिस्टम और रैपिड मोबिलिटी को टेस्ट किया गया था। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने एक बात क्लियर कर दिया कि फ्यूचर वॉर में ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन काफी बड़ा रोल को प्ले करने वाला और इनका काफी हेवी इस्तेमाल किया जाने वाला है और ट्रेडिशनल मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से इनको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाला है।
खास करके स्मॉल साइज के ड्रोन्स के लिए एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाला है। इसी थ्रेट को ध्यान में रखते हुए अभी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइल तक को आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएंगे। अगला अपडेट एक फ्यूचरिस्टिक और हाईली स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से है। डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी एक नई एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत के एयर डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक मेजर बूस्ट होने वाले हैं, स्पेशली जब दुनिया भर में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का डिमांड या इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो एंटी स्टेल्थ रडार का डिमांड भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये जरूरी हो रहा है। अभी डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर एक ऐसे रडार सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट किया है जो लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट को, जैसे कि स्टेल्थ फाइटर जेट या ड्रोन्स को एक्यूरेटली डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है। ये रडार गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टीआर मॉड्यूल पर बेस्ड होने वाला है, जो पहले के गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड मॉड्यूल से काफी ज्यादा पावरफुल, हीट रेजिस्टेंट और रिलायबल होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस रडार का रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक होने वाली और ये एक साथ 100 टारगेट को हाईली एक्यूरेसी के साथ ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है। इसका मतलब ये कि सिस्टम ईयरली वार्निंग के साथ साथ रियल टाइम फायरिंग सोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकता है, जो कि स्टेल्थ थ्रेट के केस में सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि अभी नॉर्मली दुनिया भर में जो एंटी स्टेल्थ रडार मौजूद है, चाहे वो रशिया के पास हो या चाइना के पास हो या इवन भारत के पास मौजूद VHF रडार्स हो, ये स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेटली ट्रैक नहीं कर सकते, जिस वजह से ये सिर्फ एक ईयरली वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस सिस्टम को बनाने का प्लान किया जा रहा है, ये बहुत डिटेक्ट और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला, जिस वजह से दुश्मन पर मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ये एंटी स्टेल्थ रडार VHF यानी कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड और हाई पावर रडार कॉन्फ़िगरेशन का एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने वाला, जिस वजह से ये स्टेल्थ टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है। अभी जैसे कि चाइना के पास पहले से J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है और जल्दी ही पाकिस्तान के पास J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद होने वाले, तो ऐसे में ये एंटी स्टेल्थ रडार दुश्मन की स्टेल्थ टारगेट के लिए भारत के लिए एक डिफेंसिव शील्ड के तौर पर काम करने वाले। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस तरीके के रडार्स को एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के जरिए डिप्लॉय किया जाता है, तो ओवरलैपिंग कवरेज के साथ एक लेयर्ड कवरेज ग्रिड को बनाया जा सकता है, जो कि भारत की मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम को एंटी स्टेल्थ सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।